गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम शेयर करने आई हूँ जो कि हमें आम ही होता रहता है कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, मुझे बहुत मसल पेन हो रही, बैक पेन हो रही। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे जानकारी शेयर करती हूँ। तो मेरी आज का टॉपिक है विटामिन B12। तो फ्रेंड्स, आज जानते हैं हम कि विटामिन B12 के काम क्या हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती हैं और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, किस में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप वाले उसमें आने वाला विटामिन है B12, जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ। साइनोकोबालामिन इसका नाम है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की ये होता है कि जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है उतना ये बॉडी में रहता है और बाकी ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। मतलब ये ज़्यादा स्टोर नहीं होता, जबकि थोड़ा सा साइंस बताती है कि B12 फिर भी थोड़ा सा बॉडी में रहता है, बट मोस्टली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके काम क्या क्या हैं। जो विटामिन B12 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि ये हमारे RBC की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्थ के बारे में ध्यान रखता है और ये हमारा DNA सिंथेसिस करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या होते हैं जबकि इसके इतने इम्पॉर्टेंट काम हैं। सबसे मेन बात है कि कोई ऐसा फिक्स सिम्टम नहीं है जिसको देख के आप बोलें कि आपको B12 डेफिशिएंसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि RBC फॉर्मेशन में काम करता है, तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे RBC कम हो जाएंगे। RBC रेड ब्लड सेल वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट कैरी करते हैं। जब वो कम होंगे, हमारी सारे जो बॉडी में सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमारी एनर्जी लो होएगी, हमें थकान होएगी, हमें वीकनेस होएगी। तो इसको हम सिम्टम में बोलते हैं कि जब आपको अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस एंड फटीग हो। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब आप अच्छे से खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, वीकनेस लग रही है, तो हो सकता है ये B12 डेफिशिएंसी का हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अनीमिया होता है खून की कमी। जब B12 कम होगा, क्योंकि ये RBC को बनाता है, तो RBC कम बनेंगे और बड़े बड़े बनेंगे। इसको हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बनते हैं, मतलब जो RBC कम बने और बड़े बड़े साइज़ में बने, मतलब प्रॉपर नहीं बने, तो वो वाला अनीमिया होगा। तो आपको थोड़ा सा भी काम करने पे सांस चढ़ेगा, स्किन आपको पेल नज़र आएगी, आपको दिल धड़केगा, थकान होएगी, इरिटेशन होएगी। तो ये सब आपको अनीमिया वाले लक्षण आएंगे। उसके बाद आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, क्योंकि जब इमेच्योर RBC बने, प्रॉपर नहीं बने, तो उनको लिवर उन RBC को ब्रेक करता है। तो उस लिवर ने जब उनको ब्रेक किया तो वो बिलीरुबिन नाम का पदार्थ निकाला, जो कि हमारी बॉडी में इकट्ठा होके हमें जॉन्डिस का रोग भी देता है। उसके बाद फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ध्यान रखता है, नर्व्स का ध्यान रखता है। नर्व्स हमारे ब्रेन में हैं, पूरी जगह पे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाके पूरी बॉडी को सप्लाई होती हैं। हमारे बॉडी के मैसेज ब्रेन को देती हैं, ब्रेन के मैसेज देती हैं, मतलब बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है नर्व्स का। तो जब ये B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये नर्व हेल्थ का ध्यान रखता, तो नर्व्स में प्रॉब्लम आएगी। तो जब नर्व्स में प्रॉब्लम आएगी तो हमें किसी भी तरह के नर्व्स के सिम्टम हो सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, काम में मन नहीं लगना, मूड स्विंग्स होने, तो किसी भी तरह का। और उसी के साथ नर्व्स के साथ आपका आता है आपको पैरास्थीजिया एंड नमनेस एंड पिन एंड निडलिंग सेंसेशन इन द फुट, ये पर्टिकुलरली होता है। मतलब आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में सुनपना होना, आपको ठंडे गर्म का पता, या तो ज़्यादा ठंडा लगना, या पता नहीं चलना, सेंसेशन नहीं होना, ये वाले जो चीज़ें हैं ये हम नर्व्स की उससे मानते हैं, जो कि B12 डेफिशिएंसी में देखी जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हेडेक, जब और कोई कॉज नहीं है, सब कुछ ठीक है, आईसाइट ठीक है, BP ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी परसिस्टेंट हेडेक एंड इरिटेबिलिटी, वो भी B12 डेफिशिएंसी में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती क्यों है, हम ये जानते हैं। नंबर 1, हमने फूड में डेफिशिएंट किया, हमने विटामिन B12 लिया नहीं। नंबर 2,
हमारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एब्जॉर्ब वाला बड़ा ध्यान से देखने वाला है, क्योंकि एक तो एज के साथ हमारे जैसे हम लोग ओल्ड हो रहे हैं, हमारी सारे सिस्टम वीक हो रहे हैं, इसी तरह से हमारी एब्जॉर्प्शन भी कम होती है। तो ओल्ड लोगों में B12 की एब्जॉर्प्शन कम होती है। पर और भी बड़ी चीज़ें हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि B12 आपने ले लिया है, इसके लिए इसका एक कैरियर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए किसी वजह से आपको कोई स्टमक में प्रॉब्लम है, आपके इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, तो आपने विटामिन B12 लिया और वो जाके लैट्रिन के थ्रू निकल गया, उसका काम नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एब्जॉर्ब कैसे होगा? वो जाएगा स्टमक से, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कैरियर बनेगा, वो उसको B12 को अपने साथ लेगा और लेके जाके इलियम के एंड वाले पार्ट में जाके एब्जॉर्ब करेगा, तब तो हमारा एब्जॉर्ब हुआ। मान लीजिए कोई आपको बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आंत का ट्यूबरकुलोसिस है, कोई भी चीज़ है जो आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रही, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिनमें एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंट होगा। और कुछ डिजीज़ेस हैं जैसे जिनमें ये कम रहता है, सम मेडिसिन्स भी हैं। मेडिसिन में आपका मेटमॉर्फिन, जो कि शुगर में 80-90% लोग जो है वो मेटमॉर्फिन नाम की दवाई को यूज़ करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट में भी B12 कम होता है। बहुत सारे हमारे PPIs हैं, पेंटाप्रोजोल ग्रुप्स हैं, जो हम गैस के लिए यूज़ करते हैं, उनसे भी कम होता है। कुछ आपका यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ हैं, उनसे भी कम होता है। कुछ एपिलेप्टिक में दी जाने वाली दवाइयाँ, एपिलेप्सी में दी जाने वाली दवाइयाँ, उनसे भी कम होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हमें दिक्कत हो रही है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान आता है कि इसमें B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ। अब सोर्स ऑफ विटामिन B12 मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, विटामिन B12 जो है वो सबसे ज़्यादातर जो है वो आपको एनिमल फूड में ही मिलता है। आपको चिकन में, पोर्क में, मटन में, एग्स में, फ़िश में, इन सब में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे आपका दूध और दूध से बने हुए दूध, दही, पनीर, मट्ठा, लस्सी, इन चीज़ों में। जो लोग वेगन डाइट पे होते हैं, वेगन डाइट होती है ओनली प्लांट्स, वो मिल्क भी नहीं लेते, उन लोगों में तो विटामिन B12 बिल्कुल डेफिशिएंट पाया जाता है। बट जो मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं इसको कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में, हमारे इंडिया कंट्री में, यहाँ पे साइंस ने डाटा कलेक्ट किया, उसमें 31% लोग जो हैं वो प्योर वेजिटेरियन हैं, और उसके भी आगे जो 16% हैं वो ऑफ एंड ऑन वेजिटेरियन और नॉन वेज है, मतलब वो भी आप वेजिटेरियन में मानो। तो आप ये देखिए कि आपके 47% लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, इसलिए B12 डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो वेजिटेबल में कुछ माना गया है कि आपको पालक में, बीट रूट में, और चने, अंकुरित चने में, इन चीज़ों में कुछ मात्रा में मिलता है, पर मेनली आपको डेयरी प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो आपका पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना एक छोटा सा विटामिन है, पर आप देखिए कि इसके काम जो हैं, इसकी डेफिशिएंसी अगर हम टाइमली नोट नहीं करते तो जब ये बड़े हुए रूप में आती है, तो कई बार मैं आपको बताती हूँ, हमारे स्टमक में एक हीमोसिस्टिन नाम का सल्फ़र अमीनो एसिड होता है जिसको B12 मेटाबोलाइज करता है। अगर B12 डेफिशिएंसी होगी तो वो हीमोसिस्टिन जो है वो बढ़ जाता है। हीमोसिस्टिन बढ़ के हमें देखो कैसे नुकसान करेगा, मैं आपको बताती हूँ। हीमोसिस्टिन जब बढ़ गया, B12 कम हुआ, तो वो कंट्रोल कर रहा था हीमोसिस्टिन को, हीमोसिस्टिन बढ़ गया। हीमोसिस्टिन बढ़ने से ये क्या करेगा, जिन ध्वनियों ब्लड में जा रहा है, जिन ध्वनियों के थ्रू जा रहा है, उन ध्वनियों की अंदर वाली तह को नुकसान करता है, उसको नुकसान करता है, और उसमें प्लेक्स बनेंगे तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जो हार्ट को आर्टरी सप्लाई करती, उसकी डिजीज़, और ऊपर से हार्ट डिजीज़, और ऊपर से आपको ये जो नर्व्स ब्रेन में जाती हैं तो उसमें स्ट्रोक। क्योंकि फ्रेंड्स, एक सर्वे हुआ है कि जो यंग बच्चों में स्ट्रोक पाया गया, जिनमें कोई और स्ट्रोक का वो नहीं था, एसोसिएट फैक्टर नहीं था, ना ओबेसिटी थी, ना हाइपरलिपिडीमिया था, ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर थी, उनको स्ट्रोक पाया गया। तो उन यंग एडल्ट में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं B12 डेफिशिएंसी उस बात का भी उत्तरदायित्व B12 डेफिशिएंसी का रहा है। तो फ्रेंड, देखिए कि छोटी सी डेफिशिएंसी होने से हम कितना दूर तक स्ट्रोक तक हो जाता है, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ब्रेन का कोई भी नर्व्स की हेल्थ को देख रहा है तो कहीं की भी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी तो आपको कितना ज़्यादा तकलीफ देगा। तो टाइम रहते पहचानिए, अपनी डाइट ठीक करिए,
उसमें एब्जॉर्प्शन के फैक्टर देखिएगा, एक्सरसाइज करिए, अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखिए ताकि प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। और इन केस फिर भी आपको लगता है कि एब्जॉर्प्शन भी ठीक, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरा B12 नहीं बढ़ रहा, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक नए टॉपिक से फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।